नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के अपने दौरे में उत्तरकाशी स्थित मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में विधिवत पूजा अर्चना की। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की ये यात्रा अहम मानी जा रही है। इस वर्ष गंगोत्री के कपाट 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। उस वक्त मुखबा से गंगा की डोली गंगोत्री जाएगी। गंगा का ग्रीष्मकालीन प्रवास वहीं होता है। हिमाच्छादित शिखरों और दुर्गम घाटियों से होकर गुजर रही भागीरथी का तेज प्रवाह और मनमोहक दृश्यों को प्रधानमंत्री ने देखा। गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है, जो गंगोत्री से करीब 25 किलोमीटर दूर है। गोमुख पर एक ग्लेशियर से भागीरथी की धारा निकलती है। उत्तराखंड के ही गढ़वाल जिले के देवप्रयाग में जब भागीरथी की धारा में अलकनंदा समाहित होती है, तब सदानीरा गंगा बन जाती है। मुखबा में प्रधानमंत्री के स्वागत में स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य किया, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, जो कि समृद्ध भारतीय परंपरा और विरासत के प्रति पीएम के प्रेम को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने जादूंग और पीडीए के लिए मोटर बाइक और एटीवी आरटीवी रैली को झंडी भी दिखाई। सीमावर्ती नेलांग जादोंग पीडीए का क्षेत्र बहुत ही मनमोहक शीत मरुस्थली पठार है, जो अभी तक पर्यटन की गतिविधियों से अछूता रहा है। पीएम के इस कार्यक्रम के बाद यहां पर्यटन विकास के नए द्वार खुल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 12 मासी के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जोड़ने का अवसर देगा और ये साल भर उपलब्ध होने वाले रोजगार होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम, ऑल वेदर रोड, विमान, रेलवे, हेलीकॉप्टर का विस्तार तेजी से हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र ने रोपवे का फैसला किया है। केदारनाथ रोपवे में यात्रा 30 मिनट की हो जाएगी। बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए यात्रा सुगम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सिलवासा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दादर नागर हवेली और दमन दीव में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पाकिस्तान की आईएसआई से कथित संबंध रखने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी लाजर मसीह को उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मनी स्थित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में है। यूपी एसटीएफ ने आतंकवादी से कुछ विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार बरामद करने में सफलता पाई है। इसके अलावा उसके पास से एक सफेद रंग का विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। यह आतंकवादी 24 सितंबर 2024 को पंजाब में न्यायिक हिरासत से भाग गया था। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब 18 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले में बुधवार को एसडीएम संभल वंदना मिश्रा की यहां सुनवाई होनी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता के समय बढ़ाने के आग्रह पर सुनवाई की अगली तारीख 18 मार्च निर्धारित की गई है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद मकान अपने नाम ना होने या मकान पुराना होने का साक्ष्य नहीं दे पाए। सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम का कहना है कि वकीलों की हड़ताल के कारण एसडीएम कोर्ट में नहीं बैठी हैं और उन्होंने अपनी ओर से सभी साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसानों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब पुलिस ने बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के चंडीगढ़ कूच करने के प्रयास को विफल कर दिया। किसानों ने जब चंडीगढ़ जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने बलपूर्वक रोक लिया। इसके बाद गुस्साए किसान चंडीगढ़ के रास्तों पर बैठ गए और वहीं धरना शुरू कर दिया।
पंजाब पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी किसानों को किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ पहुंचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर अवरोधक लगा दिए। पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ़ में किसानों के आंदोलन पर लगाई गई सख्त पाबंदियों के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कल लुधियाना में एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल सभी किसान संगठनों को हिस्सा लेने की अपील की गई है। यूपी के संभल में होली और रमजान के त्योहार के मद्देनजर डीआईजी, डीएम और एसपी ने फोर्स के साथ गश्त की। डीआईजी ने दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिए। डीआईजी ने थाना प्रभारी को हिदायत देते हुए कहा कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के मौसम ने करवट ली है। बीते 2 दिनों से तेज हवाओं की वजह से मौसम में ठंडक है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इस दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और विदर्भ क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। तेलंगाना में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिली है। तेलंगाना के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 अप्रैल 2025 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का अंतिम अवसर दिया है। साथ ही अदालत ने 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वकील नृपेंद्र पांडे ने परिवाद में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। नृपेंद्र पांडे का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा यह बयान समाज में वैमनस्य और द्वेष फैलाने की मंशा से दिया गया था। कर्नाटक में लोकायुक्त ने आज सुबह विजयपुरा शहर में एक बड़े छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये छापा होम बोर्ड के एफडी अधिकारी के ठिकानों पर मारा गया। आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक होम बोर्ड के एफडी अधिकारी शिवानंद केम्बावी के आवास और फार्म हाउस पर छापा मारा है। जब्त हुए दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। फतेहपुर के हथगाम थाना क्षेत्र के रायपुर मुआरी गांव में गौ तस्कर और गैंगस्टर इमरान पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए 2-2 मंजिला मकान को गिरा दिया है। कुख्यात गैंगस्टर इमरान के ऊपर जनपद में 12 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पूर्व 14A के अंतर्गत गैंगस्टर प्रक्रिया में संपत्ति का जब्तीकरण किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दक्षिण भारतीय राज्यों की विशेषता वाले विविधता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ संवेशिता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 12वें रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक का समापन जयपुर डिक्लेरेशन की घोषणा के साथ हुआ। जयपुर डिक्लेरेशन अगले 10 साल यानी 2025 से 2034 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की रूपरेखा होगा। महाकुंभ में संगम स्नान से वंचित रहे लोगों को हापुड़ में एक और अवसर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संगम का जल दमकल विभाग की गाड़ी से हापुड़ जनपद में लाया गया है। दमकल विभाग की गाड़ियों के माध्यम से महाकुंभ संगम का करीब 3200 लीटर पवित्र जल जनपद हापुड़ में पहुंचाया गया है। दमकल की गाड़ियों में भरे पवित्र जल का वितरण किया जा रहा है।
इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में होगी। 21 से 23 मार्च तक चलने वाली इस बैठक के दौरान संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। इस 3 दिवसीय बैठक में पिछले वर्ष के कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। हर वर्ष बैठक के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इस वर्ष की बैठक पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से आयरलैंड के दौरे पर होंगे। आयरलैंड के दौरे पर वो अपने समकक्ष साइमन हैरिस से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री की ये यात्रा आयरलैंड के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के दौरे के दौरान लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर बात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही कश्मीर का पूरा मसला हल हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन में खालिस्तानियों द्वारा उकसाने वाली कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और ब्रिटिश प्रशासन की ओर से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि यूके दौरे के दौरान विदेश मंत्री की सुरक्षा में सेंध वाली घटना के चित्र देखे गए हैं। हम इस छोटे समूह के अंतर्विरोधी और चरमपंथी कार्यों की निंदा करते हैं। प्लैटिनम की आड़ में हो रहे गोल्ड इंपोर्ट पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। बुधवार को जारी सर्कुलर के मुताबिक 99% से कम प्योरिटी वाले प्लैटिनम अलॉय के आयात के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से मंजूरी लेनी होगी। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि टेक्नोलॉजी हमारी विकास दर को 2 से 3% तक बढ़ा सकती है और हमें स्किल बढ़ाने के लिए अधिक निवेश करना होगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को उद्यमी बनाने के लिए सीएम युवा योजना के तहत 125 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन वितरित किया जाएगा। सरकार ने अजय भादु को सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वो वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ ये भूमिका भी निभाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज विशाखापत्तनम में करेंगी पोस्ट बजट इंटरैक्शन। इंडस्ट्री और टैक्स प्रोफेशनल से होगी चर्चा। सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में देश में 85,698 सुपर रिच लोग हैं। टेस्ला ने मुंबई और पुणे में हायरिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने कई वैकेंसी निकाली। कंपनी पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खोल रही है। अंबुजा सीमेंट बिरला ग्रुप की ओरिएंट सीमेंट में 72.8% स्टेक खरीदेगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि भारत में पिछले 6 वर्षों में महिला बेरोजगारी दर तेजी से घटकर मात्र 3.2% रह गई है। देश में कैप्टिव और कमर्शियल खदानों से कोयला उत्पादन में सालाना आधार पर 32.5% की बढ़त हुई है। अदानी फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले गुजरात के कच्छ के मुंद्रा में एक इवेंट में 1000 से ज्यादा लखपति दीदियों को सम्मानित किया।
अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि उनकी कंपनी का लक्ष्य मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए लगातार नई सीमाएं तय करना है। फरवरी 2025 में यूपीआई के जरिए 1611 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 33% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के सर्विसेज सेक्टर की फरवरी में वृद्धि दर मजबूत रही है। इसका परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 59 हो गया है, जो कि पिछले महीने 56.5 था। सर्वे के मुताबिक विकास की तेज गति के कारण रोजगार सृजन भी सबसे अधिक गति से बढ़ा है। कैरिज रेटिंग्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंडिविजुअल हाउसिंग फाइनेंस मार्केट वित्त वर्ष 25 से 30 के बीच 15 से 16% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 77 से 81 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सराहना की है। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा एक सकारात्मक कदम है। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि ज़ेलेंस्की ने उन्हें एक पत्र भेजा है जिसमें यूक्रेन के शांति समझौते में शामिल होने की इच्छा जताई गई है। आयोवा में भारी बर्फबारी के कारण वाहन फंस गए। राज्य के अधिकांश हिस्सों में भयंकर बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण स्थिति खराब हो गई है। यूक्रेन के मध्य शहर क्रीवी रीह में एक होटल पर रूसी मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। यूरोपीय संघ के नेता अपने सैन्य बजट को शीघ्र बढ़ाने के तरीकों पर सहमति बनाने के लिए गुरुवार को आपात बैठक करने की योजना बना रहे हैं। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता को रोके जाने और ये संकेत दिए जाने के बाद हो रही है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के लिए हमास को अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, शालोम हमास, इसका मतलब नमस्ते और अलविदा है। आप इसमें अपना विकल्प चुन सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करने के मुद्दे पर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री आक्रामक हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटे बोरूप एगेडे ने कहा कि ट्रंप भले ही इस द्वीप पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये बिक्री वाली जगह नहीं है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ग्रीनलैंड में आगामी 11 मार्च को संसदीय चुनाव कराए जाने हैं। बता दें, ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में अपने उस संकल्प को दोहराया था कि वो ग्रीनलैंड पर किसी न किसी तरह नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीनी निर्यात पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने के जवाब में अमेरिका से आयातित उत्पादों पर 15% तक का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ लगा दिया है, तो कनाडा ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि पहले चरण में अमेरिका से आने वाले लगभग $155 बिलियन के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाली दोनों टीमें अब तय हो चुकी हैं। भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के लिए 9 मार्च को दुबई के मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में ये 5वीं बार है जब टीम इंडिया इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से मात दी और फाइनल में प्रवेश कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने 363 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 312 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड के 363 रनों के टारगेट के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने 67 गेंद पर शानदार 100 रन बनाए। सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र और कैन विलियमसन ने शतक जमाए। इस हार के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी से दक्षिण अफ्रीका का सफर खत्म हो गया।
भारत के हाथों चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि स्टीव स्मिथ टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे। हरियाणा हंटर्स और राजस्थान रेंजर्स के बीच मुकाबले के साथ इंटरटेनर्स क्रिकेट लीग का आगाज हो चुका है। 16 मार्च तक चलने वाले इंटरटेनर्स क्रिकेट लीग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब क्रिकेट के मैदान पर ट्रॉफी के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। इंटरटेनर्स क्रिकेट लीग मुकाबलों का सीधा प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म विव्स पर किया जाएगा। त्रिकोणीय बधे टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 37 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय बधे टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 157 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 120 रन ही बना सकी और 37 रन से मैच हार गई। 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लेने वाले भारतीय कप्तान वीरेंद्र सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हैदराबाद एफसी गुरुवार को शाम 7:30 बजे इंडियन सुपर लीग मुकाबले में पंजाब एफसी की मेजबानी करेगी। ये दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ की होड़ से बाहर हो चुकी है और वे अपने अभियान का सम्मानजनक समापन करना चाहेंगी। पंजाब एफसी 22 मैचों में 7 जीत, 3 ड्रॉ और 12 हार से 24 अंक लेकर तालिका में 10वें स्थान पर है और आईएसएल में हैदराबाद एफसी पर लीग डबल पूरा करना चाहेगी। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर 7 मार्च को ओटीटी पर हिंदी में स्ट्रीम होगी। खाकी द बंगाल चैप्टर 20 मार्च को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की रोमांटिक ड्रामा नमस्ते लंदन 14 मार्च को री रिलीज होगी। राजकुमार राव और कृतिक हरबंदा की फिल्म शादी में जरूर आना 7 मार्च को सिनेमाघरों में री रिलीज होने वाली है। सैफ और जयदीप की फिल्म ज्वेल थीफ द हिस्ट बिगिंस 27 मार्च को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। फिल्म तुमको मेरी कसम 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म सिकंदर ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जॉन अब्राहम की राजनीतिक एक्शन ड्रामा फिल्म द डिप्लोमैट 7 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धनुष की आगामी निर्देशित और अभिनीत फिल्म इडली कढ़ाई अब 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।